हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ज्योग्राफी का मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट which has life. Human beings can live here because the life sustaining elements of land, water and air are present on the earth. जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ है। ह्यूमन बीइंग जो है यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि लाइफ को सस्टेन करने वाले जो एलिमेंट्स हैं लैंड, वाटर और एयर वो अर्थ पर अवेलेबल हैं। The surface of the earth is a complex zone in which three main components of environment meet, overlap and interact. देखो, जो अर्थ सरफेस है अर्थ का वो कॉम्प्लेक्स जोन है जहाँ पर तीन जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस of the earth is complex zone in which three main domains of the environment meet, overlap and interact. The solid portion of the earth on which we live is called the lithosphere. The gaseous layer that surrounds the earth is the atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. देखो, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का जिस पर हम रहते हैं उसको बोलते हैं लिथोस्फीयर, और जो गैस का लेयर्स है वो जो अर्थ को पूरी तरीके से घेरे हुए हैं उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस जो हैं रहती हैं। वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। जो वाटर है वो बहुत बड़ा एरिया अर्थ को कवर करता है और इस एरिया को हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। This hydrosphere comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor. ये जो हाइड्रोस्फीयर है उसमें क्या है, वाटर की सारी फॉर्म्स होती हैं, चाहे वो आइस की फॉर्म में हो, वाटर की फॉर्म में हो या वाटर वेपर की फॉर्म में हो। बायोस्फीयर, the biosphere is the narrow zone where we find land, water and air together, which contains all forms of life. बायोस्फीयर क्या एक नैरो जोन है जहाँ पर लैंड, वाटर और एयर साथ में मिलते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि ये फॉर्म्स होती हैं, इसमें उसकी जो लाइफ की फॉर्म है वो वहाँ यहाँ पर मिलती है। लिथोस्फीयर, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द लिथोस्फीयर। देखो, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसको क्या बोलते हैं हम, लिथोस्फीयर बोलते हैं। एंड इट कॉम्प्राइजेज द रॉक्स ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म्स। इसमें क्या क्या मिलता है, अर्थ की क्रस्ट मिलती है जो मतलब बहुत और थिन लेयर होती है सॉइल की, वो भी यहाँ पर है, जहाँ पर उस सॉइल में क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज द कॉन्टिनेंट्स एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड द ओशियन बेसिन। देखो, यहाँ पर टू मेन डिविजन्स हैं अर्थ सरफेस के, और जो सबसे बड़ा भाग होगा उसको हम बोलेंगे कॉन्टिनेंट, और जो ह्यूज वाटर बॉडीज़ यानी जो पानी के नीचे जब वाला जो पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे ओशियन बेसिन्स। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड वन अनदर। सारे ओशियंस जो हैं, जितने भी ओशियंस हैं वर्ल्ड के, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द अर्थ इज़ मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी विच इज़ टेकन एज ज़ीरो। जो लेवल है सी वाटर का वो सेम रहता है हर जगह, इसलिए जो लैंड से अगर हम ऊंचाई नापते हैं तो वो कैसे मेज़र की जाती है, सी लेवल से, जो हमेशा क्या रहता है, ज़ीरो रहता है। द हाइएस्ट माउंटेन पीक Mountain Everest is 8,848 meters above the sea level. The greatest depth of 11,022 meters is recorded at Mariana Trench in Pacific Ocean. अगर हम हाईएस्ट माउंटेन की बात करें सी लेवल से तो वो हमारा है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर्स। और अगर हम बात करते हैं सबसे गहरे मतलब जगह की, मतलब सबसे ज़्यादा जो डेप्थ है वो है 11,022 मीटर्स, 11,022 मीटर है, जो कहाँ कौन सी जगह है, मैरियाना ट्रेंच, किस में है वो, पैसिफिक ओशियन में। देयर आर सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स देखिए अब आप, देयर आर सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाई लार्ज वाटर बॉडीज
दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखो यहाँ पर क्या है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं जो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं, वाटर बॉडीज़ के जरिए। जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनके नाम क्या हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पार्ट है लैंड का वो कहाँ पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। Asia is the largest continent. It covers about 1/3 of the total land area of the earth. The continent lies in the eastern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through this continent. Asia is separated from Europe by the Ural Mountain on the west. The combined land mass of Europe and Asia is called the Eurasia. देखो जो एशिया है वो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये 1/3 जो टोटल एरिया है अर्थ का उसको कवर करता है। ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस कॉन्टिनेंट से होकर निकलती है। एशिया जब यूरोप से सेपरेट होता है तो वो यूराल माउंटेन से होता है वेस्ट में, और अगर इनको कंबाइन कर दिया जाए लैंड मास को यूरोप और एशिया के तो उसको बोलेंगे यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। Europe is much smaller than Asia. The continent lies to the west of Asia. यूरोप क्या है, यूरोप बहुत जो एशिया है उससे छोटा है और ये एशिया के वेस्ट में मिलता है। द आर्कटिक सर्कल पासिस थ्रू इट। जो आर्कटिक सर्कल है वो यहीं से होकर के गुजरता है। एंड इट बाउंड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। इसको ये जो है, ये जो कहाँ इसके 3 तरफ जो है क्या है, पानी है। अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। द इक्वेटर और जीरो लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका है वो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। जो इक्वेटर है जो जिसको हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं वो इसके मिडल से होकर के गुजरती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मिडल से होकर के गुजरती है। और जो अफ्रीका का जो ज़्यादातर पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये केवल ऐसा कॉन्टिनेंट्स है जिससे होकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही निकलते हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। जो सहारा डेजर्ट है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे गर्म डेजर्ट है जो कहाँ पर है, अफ्रीका में। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। ये जो कॉन्टिनेंट है वो सब तरफ से ओशियन और सीज से घिरा हुआ है। और यहीं पर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है नील। ठीक है, वो कहाँ, अफ्रीका से होकर के निकल रही सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है जो अफ्रीका में है। नॉर्थ अमेरिका is the third largest continent of the world. It is linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama. The continent lies completely in the northern and western hemisphere. देखो जो नॉर्दर्न अमेरिका है वो 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये जो है साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है एक बहुत ही छोटी यानी नैरो स्ट्रिप लैंड है, यानी बहुत ही छोटी सी ज़मीन से वो जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। और ये कॉन्टिनेंट जो है पूरी तरीके से नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। साउथ अमेरिका मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका लाइज। साउथ अमेरिका कहाँ पर है, साउदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। द एंडीज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। जो एंडीज है वर्ल्ड का सबसे लंबा माउंटेन, लॉन्गेस्ट माउंटेन है, माउंटेन रेंज है जो कहाँ से निकल रहा है, जो इसमें जो साउथ अमेरिका है उसमें नॉर्थ से साउथ के लिए फैला हुआ है। साउथ अमेरिका हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर द अमेजन रिवर। साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे बड़ी नदी है जो अमेजन रिवर है। देखो जो सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका में है, नील नदी, और जो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी वो कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में।
ऑस्ट्रेलिया इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है और जो पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। इट्स सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है ओशियन से और सीज से। एंड इट इज़ कॉल्ड एन आइलैंड्स कॉन्टिनेंट, इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। अंटार्कटिका completely in southern hemisphere is a huge continent. The south pole lies almost at the center of this continent. As it is located in southern polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. जो अंटार्कटिका है वो कम्प्लीटली साउदर्न हेमिस्फीयर में एक बड़ा कॉन्टिनेंट है, और जो साउथ पोल है वो ऑलमोस्ट इसके सेंटर में है इस कॉन्टिनेंट की, ठीक है। और ये पोलर रीजन में है, परमानेंटली ये कवर रहता है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो आइस शीट होती हैं उनसे, मोटी और बड़ी। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, यहाँ पर कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं है ह्यूमन का, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती है। मैनी कंट्रीज़ हैव रिसर्च स्टेशन इन ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादातर कंट्रीज़ के क्या है, रिसर्च स्टेशन हैं ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अंटार्कटिका में। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, वो बाई मिस्टेक है, अंटार्कटिका है। तो इंडिया इज़ ऑल्सो रिसर्च स्टेशन देयर, इंडिया के भी जो रिसर्च स्टेशन है वो भी यहाँ पर है, और उनके नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये यहाँ पर देख लीजिए, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है, इसमें ये रॉकी माउंटेन है, और अगर हम साउथ अमेरिका देखें तो साउथ अमेरिका ये है, और ये एंडीज माउंटेन है। उसके अलावा मैंने आपको रिवर बताई थी, सबसे बड़ी रिवर अमेजन रिवर, ये अफ्रीका है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जिसमें ये नील रिवर है जो सबसे लंबी नदी है। ये यूराल माउंटेन है जो यूरोप और एशिया को जोड़ता है, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, इन दोनों को जोड़ करके ये यूराल माउंटेन जोड़ता है। और ये हिमालय है अपने इंडिया के अंदर, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये अंटार्कटिका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और ये ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और साउदर्न ओशियन। एंड आफ्टर दैट अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका है, उससे तीनों जो मैंने आपको बताया कि इक्वेटर भी, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटर, उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों कहाँ होकर निकल रहे हैं, और उसमें अफ्रीका में होकर के निकल रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद देखिए हाइड्रोस्फीयर, द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर and 29% is with land. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स। जो अर्थ है उसको हम ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, क्योंकि देखो 71% से ज़्यादा अर्थ का जो अर्थ है जो पानी से कवर है, उसके अलावा 29% ही केवल लैंड है यहाँ पर अर्थ पर। और हाइड्रोस्फीयर में वाटर की सारी फॉर्म्स आती हैं, एज रनिंग वाटर इन ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स, आइस इन ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर की फॉर्म है, चाहे वो ओशियंस हों, आपके रिवर्स हों, लेक्स हों, ग्लेशियर हों, या फिर अंडरग्राउंड वाटर हो, या वाटर वेपर हो, ये सब क्या है, हाइड्रोस्फीयर की फॉर्म है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज़ फाउंड इन द ओशन एंड इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। ज़्यादातर 97%, अगर हम देखें 97% से भी ज़्यादा जो अर्थ का वाटर है वो ओशियंस में पाया जाता है, और वो बहुत ज़्यादा खारा होता है ह्यूमन यूज़ के लिए। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर और अंडरग्राउंड वाटर, एंड अ वेरी स्मॉल परसेंटेज इज़ अवेलेबल एज फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन। देखो उसके अलावा जो लार्ज पोर्शन है वाटर का वो आइस शीट और ग्लेशियर या फिर अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में है, और बहुत ही स्मॉल परसेंटेज है फ्रेश वाटर का जो ह्यूमन यूज़ कर सकता है, यानी बहुत कम मिलता है फ्रेश वाटर। ओशियंस अगर हम देखें तो ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे ऑल इंटरकनेक्ट, दे आर ऑल इंटरकनेक्ट। जो ओशियंस है वो मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का, और वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशियंस का वाटर होता है वो हमेशा मूव करता है। The three chief movement of ocean water as the waves, the tides and the ocean currents। तीन जो ज़्यादातर जो मूवमेंट है ओशियन वाटर्स का वो है वेव्स,
tides or ocean currents. The five major ocean are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean and Arctic Ocean. जैसा मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था कि 5 मेजर ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशियन है, उसके अलावा अटलांटिक ओशियन है, इंडियन ओशियन है, साउदर्न ओशियन है और आफ्टर दैट आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। और ये इसी ऑर्डर में जो है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन, उसके बाद अटलांटिक, इंडियन, फिर साउदर्न और उसके बाद है सबसे छोटा आर्कटिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज़ स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। जो पैसिफिक ओशियन है, अगर हम पैसिफिक ओशियन की बात करें तो ये मतलब सबसे बड़ा ओशियन है और ये अर्थ के 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है। मैरियाना ट्रेंच जो सबसे ज़्यादा डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी पैसिफिक ओशियन में ही है। एंड पैसिफिक ओशियन की जो शेप है ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका है वो इन सबको जो है ये घेरे हुए हैं। द अटलांटिक ओशियन इज सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन है वर्ल्ड में। एंड इसकी शेप कैसी है, एस जैसी, जो इंग्लिश का लेटर होता है एस, ऐसी शेप है इसकी। It flanked by the North and South Americas on the western side and Europe and Africa on the eastern side. ये साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड है और यूरोप और अफ्रीका के ईस्टर्न साइड है। द कोस्ट लाइन ऑफ द अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड एंड दिस रेगुलर एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन प्रोवाइड आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स। ये जो कोस्ट लाइन है अटलांटिक की वो हाईली इंडेंटेड है और इसकी रेगुलरिटी के कारण जो है ये कोस्ट लाइन प्रोवाइड कराती है एक अच्छी लोकेशन किसके लिए, नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स के लिए। और अगर हम कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट ओशियन है, सबसे ज़्यादा भारी इसी से ढोया जाता है। इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर कंट्री दैट इज़ इंडिया। इंडियन ओशियन केवल एक ऐसा ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है और वो किसके नाम पर है, इंडिया के नाम पर। द शेप ऑफ ओशियन इज़ ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर और इसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया, एशिया से बाउंड है, वेस्ट में अफ्रीका एंड द ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से। द साउदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। जो साउथ ओशियन है वो ज़्यादातर अटलांटिक जो अंटार्कटिका है, जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है उसको घेरे हुए है और ये फैला हुआ है 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक। अगर हम देखें तो 60 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है वहाँ तक फैला हुआ है। द आर्कटिक ओशियन इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड द नॉर्थ पोल। जो आर्कटिक ओशियन है वो आर्कटिक सर्कल के पास है और नॉर्थ पोल को घेरे हुए है। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाई अ नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। ये कनेक्टेड है पैसिफिक ओशियन से एक नैरो स्ट्रेच के जरिए, है ना, जिसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाई नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। ये किसके द्वारा बाउंड किया गया है, नॉर्दर्न कोस्ट है नॉर्थ अमेरिका की और यूरेशिया की। एटमॉस्फेयर देख लो अब जरा। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज सराउंडेड बाई लेयर ऑफ गैसेज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ है वो गैस की जो एक लेयर है उससे घिरा हुआ है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट। ये जो थिक ब्लैंकेट है एयर का, यानी ये जो हल्की सी लेयर है एयर की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्लैनेट का। एंड इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज। ये जो है हमको क्या है, ऐसी एयर प्रोवाइड कराती है जिससे हम सांस ले सकते हैं और दूसरा सन की जो रेज होती हैं, हार्मफुल जो रेज होती हैं, उनसे हमको ये प्रोटेक्ट करती है। द एटमॉस्फेयर extend up to a height of above 160 किलोमीटर, यानी देखें तो अगर हम 1600 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर हमारा फैला हुआ है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टी। जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड किया गया है 5 लेयर में, उसके कंपोजिशन, उसके टेम्परेचर और अदर प्रॉपर्टीज़ के आधार पर।
These layers starting from Earth's surface are called the troposphere, the stratosphere, the mesosphere, the thermosphere and the exosphere. अगर हम layers को start करें अर्थ सरफेस से तो शुरू कहाँ से करेंगे? ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद मेसोस्फियर है, देन थर्मोस्फियर और लास्ट में क्या है? एक्सोस्फियर. The atmosphere is composed mainly of nitrogen and oxygen, which makes up about 99% of clean dry air. जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, जो कि 99% जो एयर है उसको क्लीन और ड्राई बना देती हैं. नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन कितना है? 21% है. जो अदर गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जो अदर हैं वो कितनी हैं? 1% है इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो ऑक्सीजन है वो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सांस लेने के लिए, जबकि जो नाइट्रोजन है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कार्बन डाइऑक्साइड 2% इन द मिनट अमाउंट is important as it absorbs heat radiated by the earth, thereby keeping the planet warm. कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में है, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होता है? अर्थ जो हीट एब्जॉर्ब कर लेती है, जो कि प्लैनेट को गर्म रखती है, वार्म रखती है. इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. और ये जो प्लांट्स होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी होती है. द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट. अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है वो हाइट के अकॉर्डिंग अलग अलग है. इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप. अगर हम देखें तो ये मैक्सिमम कहाँ है? सी लेवल पर, और अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो डिक्रीज हो जाती है. You know the climbers experience problem in the breathing due to the decrease of density of air. जो पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग होते हैं, जो क्लिम्बर्स होते हैं, वो आगे जा कर के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं क्योंकि डेंसिटी जो एयर की है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और सांस लेने में उन्हें दिक्कत होती है. दे हैव टू कैरी विद देम ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू बी एबल टू ब्रीथ एट हाई लैटिट्यूड्स. उनको अपने साथ क्या कैरी करना पड़ता है? ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना पड़ता है ताकि वो हाई लैटिट्यूड्स पर सांस ले सकें. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड. टेम्परेचर देखें तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे. द एटमॉस्फेयर एक्सट्रैक्ट प्रेशर ऑन द अर्थ. और जो एटमॉस्फेयर वो कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगा. दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. और इस तरीके से जो टेम्परेचर है, एयर प्रेशर है, वो सब क्या है? मतलब प्लेस टू प्लेस जो है चेंज होते चले जाते हैं. सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर. कुछ एरियाज एक्सपीरियंस करते हैं हाई प्रेशर को और कुछ एरियाज मतलब एक्सपीरियंस करते हैं लो प्रेशर को. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. जो एयर होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, और इस तरीके से इसको जो मूव करने वाली जो विंड होती है इसको हम बोलते हैं, जब एयर जो मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विंड, यानी हवा बोलते हैं. Biosphere, the domain of life. The biosphere is the narrow zone of contact between the land, water and air. जो biosphere है एक narrow zone है जहाँ पर land, water and air सब connected हैं. It is in this zone that life that is unique to the planet. और इसी zone में क्या है? life मतलब यही जो जोन होती है उसी में लाइफ होती है, और इसी वजह से planet के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक भी है. There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलेंगे आपको जो सजीव चीज़ें हैं वो देखने को मिलेंगी, चाहे वो बैक्टीरिया हो, माइक्रोब्स हो या फिर बड़े बड़े ह्यूज मैमल्स हों. All living organisms include human are linked to each other and to the biosphere for survival. जो ह्यूमंस हैं वो भी एक दूसरे से, और जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं क्योंकि उनको बायोस्फीयर में सर्वाइव करने के लिए अपने आप को ज़रूरी होता है कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहें. द ऑर्गेनिज्म इन बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम. जो अगर हम ऑर्गेनिज्म को देखें बायोस्फीयर में तो उनको हम डिवाइड कर सकते हैं प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में. द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर. जो थ्री डोमेन है अर्थ के वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं किसी न किसी
तरीके से। फॉर एग्जाम्पल कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग अवर नीड ऑफ वुड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे लीड टू फास्ट रिमूवर ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अगर हम देखें तो अगर हम फॉरेस्ट को कट करते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दूसरा अगर हम ज़मीन को साफ़ करते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, तो कहीं ना कहीं ये फास्ट इसी की वजह से क्या होता है कि जो स्लोप्स होती हैं उनसे बहुत तेज़ी के साथ सॉइल रिमूव होना शुरू हो जाती है। सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक। और इसी तरीके से जो अर्थ का सरफेस है वो भी चेंज हो सकता है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, जैसे कि जो प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है जैसे अर्थक्वेक है उसकी वजह से भी चेंजेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर कुड बी समर्स ऑफ लैंड एज हैपन इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अगर हम देखें तो जो कुछ पार्ट्स हैं ज़मीन के वो पानी के अंदर चले जाते हैं, जैसे कि अगर सुनामी का केस अगर हम देखें तो सुनामी के केस में यही होता है कि वो पानी उस जगह पर आ जाता है और वो पानी जो जगह होती है वो सबमर्ज हो जाती है। पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। जो कुछ पार्ट्स थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के वो क्या हो गए, सबमर्ज्ड हो गए वाटर के नीचे। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक द वाटर अनसुटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। इट ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जो डिस्चार्ज होता है वेस्ट मटेरियल का जिनको लेक्स या रिवर में फेंक दिया जाता है तो ये वाटर कैसा हो जाता है, अनसूटेबल हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो अदर फॉर्म्स होती हैं लाइफ की वो भी डैमेज होती चली जाती हैं। देखिए ये जो पिक्चर है वो मैंने वहाँ नहीं लगाई थी, यहाँ पर लगा दी है। तो अगर हम देखें तो सबसे पहली जो अगर हम एटमॉस्फेयर देखें तो सबसे पहले क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और फिर एक्सोस्फेयर है। ये एक पिक्चर है बायोस्फेयर का जहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, हाइड्रोस्फेयर भी है, लिथोस्फेयर भी है, ये तीनों ही चीज़ें हैं, यानी कि ज़मीन भी है, पानी भी है और हवा भी है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।